बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बजट तो कल पेश होना है, और लेकिन आज इक्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आते हैं हम आपको उनकी जानिब लिए चलेंगे। टाइम एक्सपेक्टेड था 5 बजे, अब कहा जा रहा है 6 बजे। मुमकिन है इस दौरान ही जब हमारा प्रोग्राम और डेवलपमेंट चीज़ सारी हो जाए अब वो आ जाएँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं बजट के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस ट्रांसमिशन में कि क्या होगा, कैसी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने से पहले तो बहुत दावे किए थे, लेकिन हमें ये बात भी ग्राउंड रियलिटी के तौर पर समझना चाहिए कि उन्हें कितना टाइम मिला है, कितना वक्त है। और ज़्यादातर तमाम तर जो गुजारिशात इस बजट में हैं वो यकीनन पुरानी ही हुकूमत की होंगी। क्या बजट होगा, कैसा बजट होगा, क्या इसमें नया होगा। और जैसे कि कुछ पहले से ही इक्तिसादी सर्वे के बारे में पॉइंटर्स आ गए थे कि माशी अहदाफ नहीं हासिल किए गए। इक्तिसादी जो तरक्की उसका जो शरह रखी गई थी वो 4% थी, मगर वो 3.6 समथिंग करके उन्होंने बताई है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, और हमारा जो हमेशा बजट होता है वो खसारे का ही होता है। ये तमाम तर सूरत हाल पिछले 10 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट कोई भी आई हो, किसी की भी आई हो, आम आदमी उसको रिलीफ नहीं मिल सकता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब टैक्सेस जो है उनकी शरह बढ़ाई जाएगी। इस पर कितना बोझ पड़ेगा आदमी पे, क्या ये सलूशन है अपने किसी भी तरीके से माशी अहदाफ हासिल करने के लिए। तमाम तो सूरत हालों की इस पर हम बात करेंगे। बिलखुसूस आज की इस ट्रांसमिशन में हम आम आदमी को फोकस करेंगे कि उसको कितना रिलीफ मिल सकता है, उसके लिए क्या है और क्या उसके लिए आने वाले बजट में हो सकता है। इस पर बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। बजट ट्रांसमिशन 2013 और 2014 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हारून फारूकी साहब। आप फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कराची चैम्बर के और साइट के। हमारे साथ उनके हमरा बैठे हैं इरफान मोहतम साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले भी डिस्कशन होती रही है। मैं आपसे बस आम आदमी के हवाले से सवाल पूछना चाहती हूँ, बजट आम आदमी के लिए बनता है, किसके लिए बनता है, क्या कहिएगा सर? आपसे आगाज़ करें। बात ये जी कि आप इससे वक्फे से पहले मैंने यही अर्ज़ करा था कि पिछले चंद सालों में हमने ये महसूस किया कि जब भी बजट आता रहा है रफीक शेख साहब का, तो वो जब भी बजट बना है तो वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए बना है। मतलब जो उसका जो बेनिफिशरी रहा वो पार्लियामेंटेरियन रहा, आम पब्लिक नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर नहीं रहा। उसकी वजह ये पार्लियामेंटेरियन कैसे रहा? वो तो यही कहते रहते हैं। हम जाते जाते आपको याद होगा सिंध असेंबली वालों ने तायाब की बात करी थी, ये कहा कि हमारी इनकम बड़ी कम है और मराद हमें इसी अरसे में मिलती है। तो सारी मराद बजट क्यों बनता है? बजट इसलिए बनता है कि उनको बनाना पड़ता है हर साल। बजट इसलिए नहीं बनता है कि उसको इम्प्लीमेंट कराना है, उसको देखें ना आप, कोई भी हम हर साल ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आता है और हमें पता चलता है कि जी के कोई आदाफ जितने भी फिगर्स उन्होंने जो भी टारगेट्स दिए होते हैं कोई मीट नहीं होते। तो बजट तो इसलिए बनता है कि जी बनाना पड़ता है। आई एम सॉरी, आई मीन दिस इज मतलब बजट बन जाता है। मकसद ये नहीं है कि बजट क्यों बनाया जाता है। देखें बजट इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। हम क्या करते हैं कि जी हम हमारे जितने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पहले सामने रखते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी पैसे इतने हमारे पास हैं, हम पहले डेफिसिट लेके चलते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं ये फिर कह रहा हूँ कि बजट इसलिए बनता है कि जी बनाना है। सिंपल, ये सिंपल सी बात है। इसमें कोई, अगर हम किसी को अकाउंटेबिलिटी है कि क्यों मीट नहीं हुए सारे टारगेट्स, अच्छा, तो पूछने वाला है। अकाउंटेबिलिटी की आप बात करें, क्यों ये टारगेट मीट नहीं हुए। अब मैं पिछला जो बजट स्पीच थी उससे गो थ्रू कर रही थी। हफीज शेख साहब की वजीर खजाना रह चुके हैं साबिक हुकूमत के, कह रहे थे 2008 में हम आए थे, बड़े मुश्किल हालात थे, पिछले गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया था और उन्होंने कहा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, उससे गुजरे 2 साल, उसके बाद जो आए तो फिर यहाँ पे फ्लड आ गया था, उसमें हमारी सारी परेशान कुन सूरत हाल रही। जो बाकी बजट थे उन्होंने कहा हम कोशिश करें, हम कुछ बेहतरी लाएं। उसके बावजूद भी आज जो अभी तक कुछ इंडिकेटर्स आए इक्तिसादी सर्वे के हवाले से, वो तो अच्छी बात नहीं कह रहे। आप कहेंगे रीजनेबल परफॉर्मेंस थी, पुअर परफॉर्मेंस थी, क्या परफॉर्मेंस थी? बात यह सदफ, जिस तरह इरफान भाई ने कहा, बजट एक आपकी बजट स्पीच होती है और उसमें वो आदाद व शुमार जो हैं जो आपके तसव्वुर में होते हैं कि आपने इतना आपने वसूल करना है और इतना आपने इन मदों में खर्च करना है। बजट यानी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को आप एक कागज की शक्ल में या एक फाइनेंस बिल की शक्ल में आप पेश करते हैं। वहां पे मसला हल तो नहीं, खत्म तो नहीं हो जाता। उसके बाद आपका पूरा एक साल जो है वो उसका चला जाए। अब अगर आप ये बजट बना के और फाइनेंस बिल बना के इसको तो आप रख दें कैबिनेट में और फिर ज़ुबानी जमा खर्च करने से आपने कि इसको इधर कर दो तो इसको इधर कर दो तो ये मेरी फलानी में से इसको इधर दे दो
तो सर वो आप मेरी बात सुन लेना। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हो गए, वो तो बड़ा शोर मचाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मेरी बात तो सुन लेना। वो वहां पे भी जो लोग हमेशा हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि ये अदादो शुमार का घोरक धंधा है, ये एक कॉमन लफ्ज जो है, हर साल आप मुख्तलिफ लोगों की जुबान से ये बजट, आप पोस्ट बजट आप ये सुनते हैं। ठीक है जी। अब ये घोरक धंधा क्यों है कि ये आपका बन गया। ओ भाई, आपने ये अगर बनाया है तो फॉर गॉड सेक फिर विद थ्रू दी प्रॉपर गवर्नेंस, थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट एंड बाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सच रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो आपके पास इख्तियारात हैं और जो आपके फील्ड ऑफिस हैं, उनसे आपको उनको हरकत में ला के तो आपने उसको फिर उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना, इम्प्लीमेंट कराना है। ये इम्प्लीमेंट की बात करें, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या अब जो आने वाले कल की हम बात कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर बहुत बहस तलब बात है, पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस पे हजार टॉक शो हो चुके हैं, क्या बिल्कुल ये वही बात हो गई। मुझे बताएं, अब जो कल जो बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है नया क्या है? जो वादे किए थे पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, वो पूरे हो सकेंगे? कंसिडर दैट कि इनके पास टाइम था कि सारी बजट जो तजवीज़ पेश की गई हैं, बजट में सारी जो इस्लाहात लाने की कोशिश की, वो कर सकेंगे। जो मैनिफेस्टो उनका है, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कल के बजट में हमें वो नजर आ जाएगा। हमें ये पता चल, देखें उनका हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल प्रेजेंट अ बिजनेस फ्रेंडली बजट, दे विल प्रेजेंट अ बजट वेयर वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, they will present a budget where they will show something that they are serious about resolving the issues regarding the energy crisis. अब ये सब चीज़ें अगर वो नज़र हमें कल किस तरह नज़र आएंगी, वो फिगर्स जो देंगे, वो फिगर्स तो मेरे ख्याल से वो दे देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ये टैक्स बेस को बढ़ाते नहीं हैं, टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं करते हैं, उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, और अगर नज़र आ गई तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराते हैं, इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र आएगा, जो डायरेक्शन में नजर आ जाएगा। मुझे आम आदमी की ज़बान में बता दें, अवामी बजट होगा कि नहीं होगा? देखिए, बजट आवाम के लिए होता ही नहीं। ये तो आपने बिल्कुल मायूसी की बात की। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूं? कर लें। बात यह है कि आप एक घर में रहते हो, और आपको ये पता है कि आपके घर में गैस का कनेक्शन नहीं है, क्या आप जाके एक खूबसूरत सा महंगा सा ओवन पहले खरीदेंगे या पहले कनेक्शन लगाएंगे? कनेक्शन लगाएंगे, जाहिर सी बात। जब मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ प्रायोरिटीज नहीं है, हमारे यहाँ ये फुकदान है। मेट्रो बस बना देते हैं और लोगों को हम तालीम, सेहत की बेशक बनाए मेट्रो बस, बट उसके जो बात ये है जो चीजें चाहिए उसके लिए पहले गैस का कनेक्शन चाहिए, फिर चूल्हा। उस आदमी को बैठने के काबिल बनाएं कि वो मेट्रो बस में बैठ सके, उसके पैसे दे सके। हम पहले चूल्हा लेते हैं, फिर गैस का कनेक्शन ढूंढने का पूछते हैं कि जी वो कैसे मिलेगा। इज दिस द वे? ठीक है, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, और आप दोनों का वैसे मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि हमें नए गेस्ट ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, और ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बजट पसंद आई मेरा सवाल। एक बार फिर मैं आपको बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहूंगी, और इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है अनीस मजीद साहब ने। आप चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं प्रोफेसर IBIGA डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ ही देर बाद हारून अजहर साहब, आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इससे पहले सर हमारी डिस्कशन हो रही थी, लास्ट सवाल मैंने अपने जो हमारे गेस्ट उनसे मैंने पूछा था कितना फ्रेंडली होगा आवाम के लिए, कंज्यूमर फ्रेंडली। अब आपका ताल्लुक क्योंकि ग्रोसरीज और इस तमाम तर सूरत हाल से, कमोडिटी से, क्या कहिएगा, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कल के बजट से? दूसरी बताएं, जो GST बढ़ा रहे हैं, ये 16% से 17 पे ला रहे हैं, प्राइस हाइक हो जाएंगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, आम आदमी के लिए मजीद इसमें दबाव में नहीं आ जाएगा? आम आदमी महंगाई में किस तरह उसका आगे गुजारा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है मुल्क की, आपको पता है पिछले 5 सालों में या इससे पहले जो सूरत हाल रही है, उससे ये बजट बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम इस गवर्नमेंट से बहुत तवक्कुआत रखते हैं कि ये गवर्नमेंट जो आई है उसका बजट भी जो है मॉडरेट होगा, और दोनों तरफ जो है उसको बैलेंस किया जाएगा। आवाम के लिए भी अच्छा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी अच्छा हो, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा हो, और मुल्क के लिए भी अच्छा हो। तो ये तमाम चीज़ें हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की होंगी,
और अगर सेल्स टैक्स में ज़ाहिर है इजाफा होता है तो सेल्स टैक्स एक्चुअली टैक्स क्या चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स चीज़ वो है कि जो एक कंज्यूमर पे करता है, ना मैन्युफैक्चरर पे करता है ना ट्रेडर पे करता है, ये कंज्यूमर पे करता है। तो अगर कोई चीज़ में इजाफा होता है तो स्ट्रेट गोज टू कंज्यूमर, तो उसमें तो वो प्राइसेस में इजाफा होगा। तो हमारी तो प्रपोजल ये है कि सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं होना चाहिए बल्कि कमी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कहिएगा आप उमर साहब, ये जो टैक्स की हम बात कर रहे हैं, क्या यही हल है कि हम सेल्स टैक्स में इजाफा कर दें, मजीद टैक्स ले आएँ, या हमें टैक्स नेट में और लोगों को लाना चाहिए जो टैक्स पे नहीं करते? कितनी पाकिस्तान की आबादी है, 19 करोड़ के लगभग है, कितने लोग लाखों की तादाद में होंगे, लेट्स से 15 लाख ये टैक्स पे करते हैं, क्या हमें नहीं लाना चाहिए? इसके लिए कोई सीरियस इक़दाम आपको होते नजर आ रहे हैं? No, absolutely. I think this is the critical issue here in this country. I mean, जब भी कभी टैक्स लगे हैं तो जिन पे टैक्स लग रहे हैं उन्हीं पे आप टैक्स बढ़ाते गए हैं। Widening the tax audience is really the issue here, and that is what we need to do. अभी IMF का जो हमारा लोन जिसकी बातें चल रही हैं उसमें भी हमारे ऊपर कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस और कंपल्शंस हैं कि हमने अपना टैक्स टू GDP रेशो इंक्रीज़ करना है। तो मेरा अपना साथी ख्याल है और हमारी रिकमेंडेशंस यही थी टू द गवर्नमेंट, आप इसको वाइड करें टैक्स को, ब्रैकेट को, रादर देन गोइंग आफ्टर द सेक्टर दैट हैज़ बीन पेइंग यू टैक्सेस, बिकॉज यू क्रिपलिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड यू क्रिपलिंग द लाइफ ऑफ द कंज्यूमर इन दिस कंट्री। उनके लिए मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ऑलमोस्ट कमोबेश पिछला जैसे ही बजट हमारे सामने आने वाला। हमारे साथ अजहर हारून साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। आप हारून अजहर साहब मौजूद है, सॉरी मैंने आपका नाम गलत ले लिया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है। सर, यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि कितना अवामी नौयत का बजट होगा, यू कंज्यूमर फ्रेंडली होगा, आपने तजवीज़ दी है ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी, क्या कहिएगा, क्या आपको लगता है कल के दिन में और जो हम सारी सूरत हाल देख रहे हैं फ़र्क होगा पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट में, फ़र्क हमें कल के दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा या हमें इन्हें टाइम देना चाहिए? ये इनका इम्तिहान है बेसिकली ये बजट। मुझे लगता है कि इनको देखिए, इनका बैकग्राउंड इंडस्ट्री है, नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, काफी इनकी टीम में है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इनका जो बजट है वो बिजनेस फ्रेंडली होगा। देखिए, बिजनेस फ्रेंडली होगा, अभी इस वक्त जो इंडस्ट्री की पोजीशन है कि 1/3 तो इंडस्ट्रियां बंद 1/3 चल रही हैं, इसलिए चल रही हैं कि एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। अगर इन्होंने ज़्यादा टैक्स डाला तो इंडस्ट्रियां हो जाएंगी बंद। वैसे ही ट्रेडिंग का भी यही हाल है पूरी कंट्री में, कि बाइंग पावर अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, असल में हमारी कमबख्ती ये है कि जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर ही टैक्स डाला जाता है। बिल्कुल, हम हमेशा चेंबर की उस पर करते हैं कि टैक्स किया जाए। अभी रिसेंटली सर्वे इन्होंने किया था FPR ने, तो 29 लाख इन्होंने फाइंड आउट किए हैं जो लग्जरी इनके घर हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को तो सबसे पहले इनको ग्रैब करना चाहिए, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, तो वहां से लें। सब्सिडी हमारी अननेसेसरी की इतनी ज्यादा दी गई हैं, एग्जम्पशंस FPR बहुत ज्यादा दिए हुए हैं जिससे रेवेन्यू लॉस होता है, SRO इशू हुए हैं, स्मगलिंग है, जो काफी सारे सेक्टर्स हैं जो नेट में नहीं है, तो उनको लाएंगे। और टैक्स रिजिम देखें, टैक्स जब ज्यादा होता है, ड्यूटीज ज्यादा होती हैं तो करप्शन बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, आपसे मैं अगला सवाल भी पूछूंगी। हमारे साथ जो स्टूडियोज में गए उनसे पूछती हूँ मैं, आप ये क्या कहिएगा, आम आदमी की मैं अगर बात करूँ, एक खातून खाना है, वो जाती हैं, उन्हें ग्रोसरी लेनी है, घर के बजट की मैं बात करूँ, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, हम तो एग्रीकल्चर कंट्री है ना, फिर हमारे यहाँ ये वाली चीज़ें क्यों नहीं सस्ती होती हैं, दालें हो गई, चावल हो गया, क्यों नहीं आम आदमी को इस? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी प्रोडक्शन है ना, उसके लिए भी हमें इनपुट जो है, जो फर्टिलाइज़र है या ये तमाम चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और ये हमें इंटरनेशनल प्राइस लेवल पे ही रखना पड़ती है। अगर प्राइसेस हमारी बहुत कम होती हैं तो वो यहाँ से स्मगल हो जाता है और यहाँ हमारे पास प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब प्राइसेस जब हम स्टेबल रखते हैं अपने मुल्क की भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे जब ये प्राइसेस रहती हैं, तब जाके जो है हमारे मुल्क में उसकी पैदावार भी बढ़ सकती है और बढ़ती है। गंदम की आप मिसाल लें, उन्होंने जो है अब सपोर्ट प्राइस 1200 रुपये मन की रखी हुई है, तो इस लिहाज से अभी इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ी प्राइस हमारी हाई है, कम नहीं है। शुगर प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के बराबर है हमारी, और शुगर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और गंदम भी कर रहे हैं।
पहले ये होता था कि हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे थे और गंदम भी इंपोर्ट कर रहे थे, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अब हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा एक्सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोकल मार्केट में प्राइसेस स्टेबल होनी चाहिए। अब प्राइसेस स्टेबल हो सकती हैं, कम होने के चांसेस मैं समझता हूँ बहुत कम है। वो बात कहना कि हम जो कह रहे थे, ये लोग अपनी तकरीरों में कहते थे डॉलर को हम 60 की सतह पे लाएंगे, 60 रुपए का डॉलर हो जाएगा। तो मुश्किल है, फौरी होना बहुत मुश्किल है। कीमतें हैं वो 99 की सतह पे चली जाएंगी, फौरी नहीं है, लेकिन क्या ये कर सकेंगे ऐसा? नहीं, ये मैं नहीं समझता कि प्राइसेस हो सकें इतनी ज़्यादा कम। प्राइसेस, पहला स्टेप तो ये होगा कि जो प्राइसेस अभी प्रिवेल कर रही हैं कम से कम वो रुक जाएं उसी जगह पे, उससे ज़्यादा ना बढ़ें। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा। मैं नहीं समझता कि फौरी प्राइसेस कोई कम होने के चांसेस। माशी धमाके करने की बात की थी, उन्होंने कहा था हमने एटमी धमाके तो कर दिए, मियाँ साहब ने कहा था अब हम माशी धमाका। क्या माशी धमाका होने जा रहा है मुझे बताएं। एक स्टेटमेंट उनका गुजरा मेरी नज़रों से, वो कह रहे थे जो इदारे हैं चूँकि खसारे में जा रहे हैं, PIA की बात की उन्होंने, रेलवे की बात की, स्टील मिल्स की बात की उन्होंने, कह रहे अब अगर इन्होंने मुनाफा नहीं दिया तो फिर हमें प्राइवेटाइज कर देंगे। इज इट द सोल्यूशन? ये राइट सोल्यूशन होगा निचकारी करना? देखिए जी, पर्सनली इफ यू आस्क मी, यस दिस इज अ सोल्यूशन। दीज इंस्टीट्यूशंस दे हैव बीन अ ह्यूज ड्रेन ऑन नेशनल रिसोर्सेज एंड अ ह्यूज ब्लॉट ऑन द कंट्रीज इमेज। सो इनको आपको प्राइवेटाइज करना चाहिए इफ यू कांट मैनेज देम प्रॉपर्ली। अच्छा, एक हमारा KESC है जो प्राइवेटाइज है, उसको हुकूमती तहवील में लेने की बातें हो रही हैं, उसके ऊपर बहुत सारी इस वक्त चल रही हैं। कराची में कितनी बिजली होनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। ये एक के साथ तो हम ये कर रहे हैं, बाकी को आप कह रहे हैं कि ये क्या वजह है? देयर वेरी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप प्राइवेटाइज भी करने जाएंगे तो फाइंडिंग इन्वेस्टर्स, फाइंडिंग द राइट प्राइस विल बी अ ह्यूज बैटल। हमारी मुल्क की इमेज हैज़ बिन टार्निश्ड सिग्निफिकेंटली। आप जिस इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लेके आए हैं उसको हमने ट्रीट अच्छा नहीं किया। So it has left a bad taste with the foreign investor, and not many foreign investors, to be honest, are very interested in coming to Pakistan unless we give them some comfort. Law and order. There are many reasons. एक उन्हें आप point कर सकते हैं, law and order है, बहुत reasons हैं, and we all know them. There are many reasons. So we have got to make the environment enabling for the local investor and the foreign investor. हमारी manufacturing, हमारी unemployment, हमारी inflation, everything has gone over the roof. Living condition for an average Pakistani has become very difficult. So unless some major drastic reforms are introduced, this situation will not change. drastic reforms के लिए टाइम चाहिए होता होगा ना? नहीं, डायरेक्शन तो आज चेंज करेंगे, इसके रिजल्ट्स। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो सकते हैं इन इदारों को सही करने के लिए? कुछ कारकर्दगी रिफॉर्म्स की मैं जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ डायरेक्शन आज उनको चेंज करनी होगी, उनको आज रियलाइज करना होगा कि the current direction is not sustainable. The deficit situation is not sustainable. They have got to bring in austerity measures. They have got to bring in expenditure rationalization. ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। यहाँ पे हम बजट के हवाले से बातें हो रहे हैं, थोड़ी देर में इक्तिसादी सर्वे भी आ जाएगा और कोई नई बात नहीं पता चलेगी। पिछली जो 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उसमें मजीद इजाफा होगा, कैसी रही, क्या अहदाफ थे जो हासिल नहीं कर सके, क्यों मुल्क जो है वो इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है, मुझे बताइएगा शेख साहब। मियाँ साहब कह रहे थे हमने एटमी धमाके किए, अब हम माशी धमाके करेंगे। कल क्या करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बजट में? कोई नहीं, मेरा कल पता लग जाएगा। मैं तो किसी ब्रीफिंग में शामिल नहीं रहा उनकी, इतना फौरी तौर पर ये बजट पेश कर रहे हैं। कल 4 साढ़े 4 बजे पता लग जाएगा जी धमाका हो रहा है या पटाखा हो रहा है, और 4 टांगों वाला पटाखा चला रहे हैं या कोई धमाका कर रहे हैं। क्योंकि गरीब को बहुत सारी तौक़ात हैं, गरीब ने इनको वोट दिए हैं, कितनी तनख्वाहों में इजाफा कर सकेंगे, किस तरह ये डेफिसिट को ठीक करेंगे, किस तरह लोड शेडिंग को, अनएम्प्लॉयमेंट को, और जब तक ये टाइट नहीं करेंगे, बेल्ट टाइट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो देख लें, चल 72 घंटे रह गए होंगे इस वक्त, 24 घंटे रह गए हैं बल्कि बजट पेश होने में। ये जो हम बातें सुनते हैं, कहते हैं तकरीरों में कुछ बातें होती थी, मैनिफेस्टो में इनकी अहदाफ इन्होंने मुकर्रर किए थे, अब ये आके अब जब टॉक शोज में जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने तो ये कहा था, अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई ड्रोन हमारे दौर में नहीं होंगे, आपने तो ये कहा था हमारे दौर में बिजली होगी, लेकिन इनको भी टाइम चाहिए जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मैं टाइम नहीं दे सकता, बिजली का बहरान कब खत्म होगा। तो कमोबेश क्या हम ये देख रहे हैं कल जो बजट आ रहा है या जो इनकी गवर्नमेंट परफॉर्मेंस देगी, ज्यादा उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही आम आदमी की जिंदगी में? क्या कहिएगा शेख साहब? वो पुराने जमाने से जब बजट एक दिन के लिए होता था या पूरे साल के लिए होता था, यहाँ हर रोज का बजट होगा। पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ती है, गैस की कीमत, बिजली देखे ना, अभी 5 रुपए यूनिट इन्होंने आने से पहले बढ़ाए हैं, बढ़वाए गए हैं उनसे, गैस के भी इसी तरह।
सो ये कहना कि इस मुल्क में अब बजट एक ही दिन होता है, मैं समझता हूँ जहाँ तक तकरीरों का तल्लक है, मैंने भुट्टो की तकरीरें भी कौमी असम्बली में सुनी है। वो भी कहा करते थे कि मेरे पास कोई आला दीन का चिराग नहीं है, मेरे पास कोई कि मैं मसाइल को एकदम हल कर सकूं। तो हमें वक्त चाहिए, हर आदमी वक्त मांगता है और गरीब है कि वक्त दिया ही चला जाता है और अपना वक्त उसका पूरा हो जाता है। ये बजट आप देखें, इसमें बड़ी लेदे होगी। ये फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब का बजट मीडिया के सामने पेश होने जा रहा है। इससे पहले जब इन्होंने सियासत की है वो सिर्फ एक चैनल की सियासत थी, अब ये 20 चैनलों की सियासत है और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर इनको ये सारे अहदाफ और सारी बातें सामना करना होगा। और वो जिन हालात से ये गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़े मुश्किल हालात हैं और दुआ करनी चाहिए कि ये मसाइल से गुजर सकें और मसाइल पे काबू पा सकें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे सिंध असेंबली, जहाँ पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह इजलास से खिताब कर रहे हैं। Requirement of Karachi is 2,400 megawatt, and out of that 650 is provided by WAPDA under the agreement. So we said we cannot get out of it. The other thing is that the decision has to be made by the CCI, Council of Common Interest, not any other agency. Now, they cannot amend the Constitution. So therefore, the decision by the Senate is uncalled for, not in consonance with the Constitution. It is against the Constitution, and therefore if the August House wants, they can discuss, of course, but let them bring the resolution, then we can discuss for whole day if they want, if you want, and then pass a resolution against whatever decision they have made. It is of course against the Constitution, against the provisions of article of the Constitution, and we can of course agitate before the CCI. It will, the decision or the resolution of this August House will strengthen my hands, strengthen me to agitate before the CCI. Thank you very much. इस वक्त हम आपको सिंध असेंबली के इजलास से दिखा रहे थे, कायम अली शाह साहब वहाँ पर स्पीच कर रहे थे। हम जिक्र कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, जो इदारे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। अभी शेख साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे बड़ा इम्तिहान होगा इनके लिए। टाइम आदमी पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो वक्त पे वक्त दिए जा रहा है, वो कह रहे हैं, मतलब वो बर्दाश्त कर रहा है, सब्र कर रहा है, एक्सपेक्टेशन कर रहा है, नई होप है इस गवर्नमेंट से। वो होप कितनी मीट हो पाएंगी उस आदमी की, क्या आम आदमी के लिए कल के बजट में क्या हो सकता है, आप क्या कहेंगे? लेकिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ओवरनाइट हमें हर प्रॉब्लम की सलूशन मिल जाएगी इस बजट में। इस बजट से हमें जो चीज़ मिलेगी वो हमारी अगली गवर्नमेंट की इंटेंशंस, उसकी डायरेक्शन समझ आएगी, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कब तक हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हमें सलूशन मिलेगा या थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होएगा। बट ये समझना, एक्सपेक्ट करना कि कल बजट अनाउंस होएगा और उसी वक्त सारी प्रॉब्लम्स की सलूशन मिल जाएगी, ये मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है किसी के लिए भी। Our country is going through a very tough time, and we need to work. All of us, we need to work together and help each other. मुझे ये बताइएगा, ये जो बात उन्होंने की रोजाना बजट आते हैं तो रोजाना कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, बल्कि बढ़ती हैं, कम ही क्या होंगी, कम वो पैसों में होती हैं, बढ़ती रुपयों में। तो ये जो प्राइस हाइक है इससे आम आदमी बड़ा मुतासर होता है। आप लोगों की इस पे क्या सजेशंस है, ये वाली चीज़ कैसे काबू हो सकती है? देखिए, ये जो है, ये जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हमारी डायरेक्ट लिंक्ड हैं इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से। अब वो इंटरनेशनल मार्केट जो प्राइसेस होती हैं थोड़ी कम या ज़्यादा जो होती हैं, उससे वो उसी प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान में उसको सेटल किया जाता है। लेकिन जो इस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। और मेरा एक अपना प्रपोज़ल ये है कि एक रीज़नेबल प्राइस को फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ये करने से फ़ायदा ये हो सकता है कि जब पाकिस्तान में प्राइसेस ऑयल की सपोज कम होती हैं तो उसका आम रोज़मर्रा की चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं आता, और जब बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम उसको एक जगह फिक्स कर लें, और अगर कम प्राइस हो तो उसका बेनिफिट हुकूमत को हो, और ज़्यादा प्राइस हो जाए तो हुकूमत उसको बेयर करे उसी एक्सपेंडिचर्स में से जो ये कर रही है, उसको एडजस्ट किया। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, ये मेरा प्रपोजल है। हो सकता है उनके पास
पास ये प्रपोजल ना हो या इसमें इनको खामी नजर आती हो? फिजिबल है, इस पे काम हो सकता है? बिल्कुल इस पे काम हो सकता है जी। इसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड फर्नेस ऑयल, इम्पोर्ट्स ऑन फर्नेस ऑयल, उससे हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हैज़ नॉट डेवलप्ड, वी हैव नॉट improved that situation। और इम्प्रूव क्या, हम तो उससे और बुरे हालात बुरे होते जा रहे हैं और इंपोर्ट्स हमारी जो हैं आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल फर्नेस इंपोर्ट, बिकॉज उसके बगैर हमारे IPPs नहीं चल सकते। ठीक है। वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर पावर जनरेशन मिक्स, वी हैव टू लुक एट अदर सोर्सेज। ईरान गैस पाइपलाइन एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। कोल इज अ ह्यूज रिसोर्स वी नीड टू डेवलप। दुनिया भर में कितनी बिजली बनाई जाती है? सोलर, विंड, ठीक है जी, दीज आर वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजीज, बट आप एक बार टेक्नोलॉजी लगाते हैं आपको हर साल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता उन टेक्नोलॉजीज में। हाँ, उसमें इन्फ्लेशन इज इनबिल्ट फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। सो हमें अपना एक डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा पावर जनरेशन मिक्स, और रिलायंस फ्रॉम फर्नेस ऑयल मूव करनी पड़ेगी, और हमें अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से मूव करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एक सवाल जो मैं ब्रेक यहाँ पे ले रही हूँ, ब्रेक के बाद पूछूंगी। खजाना खाली मिला, इस पे आप दोनों बड़े मुस्कुराएं, क्यों मुस्कुराएं ये मैं पूछूंगी। दूसरा ये कि जो एनर्जी क्राइसिस है, ये पहली प्रायोरिटी से हल किया जाएगा। सर्कुलर डेट जो हो गया है हमारा, उसको हम बिल्कुल बेहतर करेंगे एनर्जी सेक्टर में जो है, इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान की तवानाई बहरान अगर होगा, आम आदमी भी खुश होगा, लेकिन माशी तरक्की के लिए बिजली बहरान पे काबू पाना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब तशरीफ़ लाएंगे थोड़ी देर में, और इक़्तिसादी सर्वे पिछली गवर्नमेंट की जानिब से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, क्या किसके इतने अचीव कर सकें वो नहीं, वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, वहाँ लिए चलेंगे। लेकिन कुछ मनाजिर आज ही के दिन के आपको मैं दिखाना चाहूँगी। पिछले 5 साल से कम व बेश हम ऐसी ही सूरत हाल देख रहे हैं। फैसलाबाद के ये मंजर है जहाँ पर बड़ा एहतजाज हुआ है लोड शेडिंग को लेकर, अवाम सड़कों में निकले। और ये बात आपको याद रहे कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है हमारा, और यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है सारी, क्या कितना मुतासिर रहा है पिछले 5 सालों में, ये सबके सामने रहा। कैसे हमारी इंडस्ट्री बैठ गई, कैसे पाकिस्तान की मईशत इससे मुतासिर हुई है, लेकिन आम आदमी कितना मुतासिर है, उसके कुछ चंद मनाजिर आप देख रहे हैं। ये हाल है, 20-20 घंटे कुछ जगहों पर लोड शेडिंग हो रही है। इक्वल लोड शेडिंग की बात की जा रही है इस गवर्नमेंट में आकर। अब देखना यह है कि इससे सूरत हाल कितनी बेहतर होती है, क्योंकि ये कोई हल तो नहीं है, मगर ये एक सोल्यूशन शॉर्ट टर्म के तौर पे पेश किया गया है। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हालिया इंतखाबात में आप मुंतखब हुए हैं, आपने इलेक्शन जीता है, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब। जी बहुत शुक्रिया। रोहेल साहब भी ये पहले तो मैं ये मंजर जो आप देख रहे हैं फैसलाबाद के, ये इसके हवाले से जानना चाहूँगी। अब तो आवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो गया, पिछले 5 साल से ही ऐसे ही मंजर हैं, लेकिन नई हुकूमत है उससे एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों का भी प्रायोरिटी यही है कि हम एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करेंगे। तो क्या कितने हम उम्मीद करें कि क्या हो सकता है आम आदमी के लिए, क्या कहिएगा शेख साहब? सब असल में बात सब ये जो आप मंजर की बात कर रहे हैं, ये मंजर तो पिछले 5 साल से देख देख के मैं तो कम से कम इतना डिप्रेस हूँ कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आप अपने ज़हन में रखें। एक बात तो आप इसमें जो बड़ी सोच समझने वाली बात है, वो तो जिस दिन आप यकसानियत पैदा कर देंगे लोड शेडिंग में पूरे मुल्क में, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ आएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा पीपी वाले कहते थे। अच्छा मैं नहीं, मेरी बात सुन लो ना, पहले मेरी बात सुन लो, आपको समझ आ जाएगी। तो 5 साल हम पीपल्स पार्टी को ये मिन्नत समाजत करते रहे हैं कि आप यकसा लोड शेडिंग करें पूरे 4 सूबों में, ताकि किसी सूबे के साथ नाइंसाफी ना हो और सबको एक जैसी बिजली मिले और एक जैसी लोड शेडिंग हो। लेकिन यहाँ पे बाबा नजर आ रहा था कि कुछ लोगों को तो लोड शेडिंग नाम की चीज से नाशनाई थी और कहीं पे इतनी ज्यादा थी कि वो समझ नहीं आती। अब लेकिन अब हमारे तजियात मुकम्मल चाहिए ना, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, लोग बेरोजगार होते हैं, हमें वो याद रखनी चाहिए ना कि उन शहरों में जहाँ पे 40% लाइन लॉसेज हैं, अब उन शहरों को तो बेबहा बिजली दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद के वहाँ पे लाइन लॉसेज इतने ज्यादा है। इसकी जनता मिसाल जो है आपके सामने हैदराबाद है, आप निकाल लीजिए हैदराबाद के, आप लाइन लॉसेज निकाल लीजिए, आपको
आपको समझ आएगी कि वहाँ पे कितने लाइन लगना चाहिए। अब इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़ दीजिए, शेख साहब, मैं आपको तो सारी वही घूम फिर के होगी जो हम पिछले 5 साल करते रहे कि आप लोगों की सूबे में हुकूमत थी 18वीं तमीम के बाद सूबे बाख्तियार थे कि वो खुद बिजली जनरेट कर लेते हैं। आप लोगों ने पंजाब में क्या कर दिया? नहीं होता ना सदफ, यही तो मैं आपको रोता रहा हूँ। लोगों को टेक्निकल बात समझाने में जरा वक्त लगता है। लोग टेक्निकल बात नहीं समझते, लोग ये चाहते हैं बिजली आ जाए। आप सुनोगी नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? ठीक ना है, आपको पता चलेगा, ना आपके सामीन को पता चलेगा, नाजरीन को पता चलेगा। आप सुन तो लो ना बात। ठीक है, आप बताइए, मुझे बताइए, आम आदमी की ज़बान में बताइए। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सूबों को ये इख्तियार है, लेकिन सदफ सूबों को इख्तियार जरूर है, लेकिन उसकी गारंटी, श्योरिटी, उसकी जो इजाजत है वो विफाक देता है। आपको यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने बेशतर मंसूबे बना के वफाक के सपोर्ट किए, जहाँ पे वफाक ने इनकार कर दिया गारंटी देने से। आप ये बातें जो हैं ये तो ऑन रिकॉर्ड है। चीचों की मलियाँ, बद्दोमली चीचों की मलियाँ और इस तरह के जो प्रोजेक्ट है जो आज भी जिसकी मशीनरी पोर्ट में पड़ी हुई है, जो कि अगर वो आज से 2 साल पहले अगर वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती तो कम से कम 900 मेगावाट बिजली थी वहाँ से प्रोड्यूस होती एक्स्ट्रा। एक बात, और सुनने दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जितनी मर्जी बिजली प्रोड्यूस कर लें सूबे, वो सारी प्रोडक्शन जो जाएगी नेशनल ग्रिड में। अच्छा। और अगर नेशनल ग्रिड फिर उसके पास हो जो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, ये आप ठीक है, प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, एक बात और आखिरी बात मेरी सुन लो, आखिरी बात प्लीज मेरी बात सुन लो सदफ। आखिरी बात मेरी ये है कि ये अवाम जो चीख रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त चीख रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, जब तक उनको नजर नहीं आएगा एफर्ट्स, आप एक चीज बनाना तो शुरू करें। अच्छा। लोग सब्र कर लेंगे, लोग मान लेंगे कि चले आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन जब आप कोई मंसूबा शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर वो हक में जाना है एहतजाज करने के लिए। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कहा था कि बड़े दावे किए थे, अब मुझे ये नहीं कहिएगा कि तकरीरें और होती हैं और जब इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो सिचुएशन और होती है। लेकिन शेख साहब, आप लोगों ने कहा था कि 99 की सतह पे ले आएंगे हम कीमतों को, डॉलर जो है वो 60 रुपए का हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में यहाँ मौजूद है अनीस मजीद साहब, इन्होंने एक फॉर्मूले बताया है कि प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, फिक्स किया जाए। आप अगर उनसे सवाल पूछना चाहें कि इस पे अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं ये कह रहा था यहाँ शेख साहब, आप इनकी गुफ्तगू सुन लीजिएगा जी। तो जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड हैं, इसलिए वहाँ पे प्राइसेस जब कम होती हैं तो यहाँ पे कम की जाती हैं, और जब वहाँ बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन जब कम होती हैं तो जो इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पे आया हुआ होता है उसका रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, और जब बढ़ जाती हैं तो प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए मेरा प्रपोज़ल ये था कि एक ऐसी मॉडरेट प्राइस फिक्स कर दी जाए पेट्रोलियम की कि जो ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम हो तो गवर्नमेंट उसका एडवांटेज ले, और ज़्यादा हो तो उसको बेयर करे, ताकि यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रह सके। इज इट पॉसिबल शेख साहब? 2 चीज़ें हैं। एक बात तो इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो इनको फिक्स होना चाहिए, आप उसको भी छोड़ दें आप। लेकिन आप इनसे ये पूछ लीजिए कि जब आपके पास रिजर्व ना हो और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब आप करेंसी छापते हैं तो पैसे की कदर कम हो जाती है। जब आप धड़ाधड़ पैसा छापते जाएंगे अपने प्रिंटिंग प्रेसेस में तो उससे कीमत कम होगी रुपए की, और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उससे कदर ख़त्म हो जाएगी आपके पैसे की। आपको अपने अखराजात को कट डाउन करना पड़ेगा। अपने अखराजात को जब आप कट डाउन करेंगे आपके पैसा बचेगा, आप उससे बचत करके इससे काबू पा लेंगे। अब आइए आप पेट्रोलियम की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, बाबा आजम बिल्कुल निराला था कि आपने जिस दिन कीमत बढ़ानी होती थी, आप देखिए यहाँ पे एक माफिया ऐसा है कि उससे पहले ही पेट्रोल को स्टॉक कर लिया जाता था, और उस पर जब कीमत बढ़ती थी, क्योंकि कीमत तो बढ़ती थी लेकिन उस स्टॉक को उसी कीमत पे बेचा जाता था जो कीमत बढ़ती थी। हालांकि इसमें चेक एंड बैलेंस ही नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। सदर मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, आप देखते जाइए इंशाल्लाह। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसको दुरुस्त करना होगा, वरना ये यकीन कीजिए मेरा, आप मान लीजिए बात मेरी, फिर 11 मई को जो कुछ साबका हुकूमत के साथ हुआ उससे बदतर। अच्छा, 15,000 रुपए तनख्वाह हो रही है मजदूर की कि नहीं हो रही, मुझे बता दें शेख साहब। जाते मैं चूंकि मैं बजट बनाने वालों में शामिल तो नहीं हूँ ना,
तो इसलिए सिर्फ आपको थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 24 घंटे से कम वक्त रह गया, जब आपके सामने बजट आएगा आपको पता है। एक और मैं सदब आपको एक और एक बात मेरी और जरा सुन लीजिए, ये बड़ी सच्चाई पे मबनी बात है और बड़ी रियलिटी बेस्ड बात है। बजट जो है उससे आम आदमी की जात को शायद तकरीर तो जरूर होती है कि ये आम आदमी का बजट है, लेकिन इस बजट का आम आदमी को फायदा तब पहुंचेगा जब आप अपने जो आपकी कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, उसको आप जनरेट करें। रेवेन्यू जनरेट करें, टैक्स कलेक्शन अच्छी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं। उमर गनी साहब, क्या कहिएगा जो गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है? इससे पहले हम भी बात कर रहे थे, खजाना खाली है, इतने कर्जे लिए पिछली गवर्नमेंट ने 5 सालों में, जितने कर्जे हमने अपनी 60 साल तारीख में नहीं लिए, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खपा, कहाँ लगा? कोई डैम नहीं बना, कोई हमने बिजली के बहरान से मुतालिक सूरत हाल नहीं देखी, कोई तरक्याती मंसूबा बड़े किस्म का सामने नहीं आया। क्या ये सिचुएशन रही? देखिए जी, पैसा कहाँ गया उस पर तो मैं नहीं जवाब दे सकता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, दे नीड टू इन्वेस्टिगेट दिस एंड आई बिलीव दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस नंबर एंड वेयर द मनी हैज़ बीन स्पेंट। जो पैसा हम बोरो करते हैं उसको हमें बड़ा केयरफुली स्पेंड भी करना होता है। इफ़ वी स्पेंड इट इन करंट एक्सपेंडिचर्स एंड वी डोंट मेक एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री, तो हम वो अपने फ्यूचर जनरेशन्स पे बर्डन डालते जा रहे हैं। ठीक है। और हम एक कोई ऐसा एवेन्यू नहीं क्रिएट कर रहे अपने मुल्क में जो हमें इस बर्डन से निकाल सके इन फ्यूचर। ठीक है। हमारा इस वक्त पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, इट्स क्रॉस्ड the number that is quoted by the State Bank, it's in the vicinity of 65%, but it could be more, and the Public Account Committee can investigate this number and find out exactly what this ratio is. तो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं जी इस नंबर के बारे में? डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज पे टाइम कम, मुख्तसर आप, हाँ ठीक, मैं छोटा आपको बताऊंगा। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, अगर पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो उनका 90% से ज्यादा हो जाए, तो उनके लिए इस लेवल से क्लाइम आउट करना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये रेशियो 60% है। हमारा रेशियो जो है इज नाउ गॉन ओवर द थ्रेशोल्ड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब आपका, बहुत शुक्रिया उमर गनी साहब आपका। और यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, उम्मीद तो हम अच्छी करेंगे कल के दिन से, लेकिन हुकूमत भी अगर थोड़े से शहाना अखराजात अपने कम करे, 30% भी कम कर दे तो बहुत बेहतरी हो सकती है और एनर्जी क्राइसिस को बेहतर किया जाए। ये बड़ी इस वक्त ज़रूरत है माशी तरक्की के लिए। वक्त लगेगा और हमें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, लेकिन कल हमें एक ट्रेंड नजर आ जाएगा इस हुकूमत का। क्या होगा? इजाज़त मैं चाहूँगी, कल तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।